वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 3 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में है। इंडिया ने भी हाल ही में कमेंट किया है इस पूरे इशू पर। इंडिया के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को सस्पेंड कर देने के बाद उम्मीद है कि फूड ग्रीन्स के दाम बढ़ जाएंगे, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई कम होगी और पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ को इंक्लूड करते हुए विशेष रूप से चैलेंजेस फेस करेगी। आपके मन में जरूर से सवाल आया होगा कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है। आपको बता देता हूं कि जब से रशियो यूक्रेनियन वॉर स्टार्ट हुआ है, फूड ग्रेन की कमी हुई है दुनिया में। रीजन ये है, यूक्रेन फूड ग्रेन्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सप्लायर रहा है। इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर है यूक्रेन। नॉर्मली ये पूरे साल में लगभग 45 मिलियन टन ग्रीन ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करते हैं। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, रशिया के मार्केट से ये एक्सपोर्ट बंद हो गया। दुनिया में ग्रीन्स का शॉर्टेज शुरू हुआ और फूड क्राइसिस की सिचुएशन आने लगी। ये सब कुछ हुआ रशियन इन्वेजन के बाद, जहां पर अनाज के ढेर पड़े रह गए और उन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका क्योंकि ब्लैक सी का रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। और जो भी एक्सपोर्टर्स थे, अगर वो शिप के जरिए अपना सामान कहीं ले जाने का प्रयास करें तो उन्हें खतरा होगा। ऐसी स्थिति में जब प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगे तो जुलाई 2022 में यूनाइटेड नेशंस, रशियन फेडरेशन, टर्की और यूक्रेन एक मुद्दे पर सहमत हो जाते हैं और इसी इनिशिएटिव को कहा गया ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। इस डील के तहत यह अलाउ किया गया रशिया के द्वारा बेसिकली कि यूक्रेन अपनी ग्रीन्स और बाकी के फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर, अमोनिया, इन सभी को सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कर सकेगा। और ऐसा करने के लिए वो अपने 3 पोर्ट्स का इस्तेमाल कर पाएगा जो ब्लैक सी के मुहाने पर हैं। आप इस मैप में देखिए, ये 3 पोर्ट्स हैं। इनके नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये 3 पोर्ट्स का सहारा लेके वो ब्लैक सी के जरिए अपना जो फूड ग्रेन है वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। ये जो डील है, इसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी स्टैब्लिश किया गया था इस्तांबुल में, जिसमें रशियन फेडरेशन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव रहे, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल रहे। अब यहां पर देखिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के साथ अभी क्या हो गया। ऐसा क्या हो गया कि इस इनिशिएटिव के बंद होने की बात चल रही है और फूड ग्रेन्स के क्राइसिस के मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है। रशिया ने हाल फिलहाल में यह बोला कि वो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से खुद को विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि ब्लैक सी का रूट बंद कर दिया जाएगा और यूक्रेन अपने ग्रेन्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रूस ने यूक्रेन के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि यूक्रेन के द्वारा रूस के जो भी वेसल्स थे या ब्लैक सी फ्लीट थी जो क्रीमिया में सेवेस्तोपोल के पास में है, उन पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन के इस तथाकथित रूप से किए गए अटैक के बाद रूस बहुत नाराज है, जबकि यूक्रेन ने इस प्रकार के किसी भी अटैक को मानने से साफ इनकार किया है। अगर ऐसा रहा तो फूड सिक्योरिटी, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स की सप्लाई में चैलेंजेस आएंगे पूरी दुनिया में और एक बार इनके प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 2 फिंगर टेस्ट के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 फिंगर टेस्ट में इन्वॉल्व पाया गया एलिज्ड रेप विक्टिम्स के केस में, तो उसे मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा। 2 फिंगर टेस्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर किया जा चुका है, इसका अभी भी बहुत ही वाइड स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी रेप विक्टिम के बारे में कोई केस आता है। तो क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट? ये एक इन्वेजिव, अनसाइंटिफिक और रिग्रेसिव प्रैक्टिस है। रिग्रेसिव का मतलब कि बहुत ऐसी प्रैक्टिस है जिसे ऑप्ट नहीं किया जाना चाहिए, जहां पर बेसिकली अगर कोई रेप विक्टिम है, जहां पर सस्पेक्ट हो कि रेप की घटना हुई है, ऐसी स्थिति में जो उनका वजाइना होता है उसमें 2 फिंगर्स इंसर्ट की जाती हैं। ऐसा 2 पर्पस से किया जाता है। एक तो यह पता करने के लिए कि जो हाइमन है वो ब्रेक हो चुका है या सेफ कंडीशन में है। दूसरा कि जो वजिनल मसल्स हैं उनमें लैक्सिटी है या फिर वो लैक्सिटी की कंडीशन में नहीं है। लैक्सिटी होने का मतलब यह है कि वो मसल्स लूज होती हैं, और अगर वो मसल्स लूज हैं तो इससे ये एज्यूम कर लिया जाता है कि वो जो विमेन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में या सेक्सुअल कंडीशन में एक्टिव हैं। अब एक्चुअली में इसका रेप के मामले से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर ऐसा करने का प्रयास किया जाता है कि जो वजिनल मसल्स हैं वो लैक्सिटी की कंडीशन में हैं, मतलब वो जो विमेन हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हैं,
तो क्या रेप का इंसिडेंट नहीं हो सकता है? रेप का इंसिडेंट तो तब भी हो सकता है। तो आखिर इस टेस्ट की रिलेवेंस क्या है? टू फिंगर टेस्ट वजिनम एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिग्रेसिव है सेक्सुअल असॉल्ट या रेप के केस में। आपको यह सुन के भी बहुत बुरा लग रहा होगा कि इस प्रकार का कोई टेस्ट एग्जिस्टेंस में है, जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी विमेन है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हैबिचुएटेड है या नहीं। ये जो टेस्ट है ये एक इनकरेक्ट एजम्पशन क्रिएट करता है कि जो सेक्सुअली एक्टिव विमेन है वो रेप नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है, इसको रोके जाने के प्रावधान किए जा चुके हैं, स्टिल इसे अभी भी प्रैक्टिस में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है और निश्चित तौर पर इस प्रकार की किसी भी प्रैक्टिस को बंद कर देना चाहिए। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो टू फिंगर टेस्ट का कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। ना तो ये रेप के केसेस को प्रूव करता है और ना ही डिसअप्रूव करता है, ये कुछ भी पता नहीं लगाता। फर्दर ये रेप के विक्टिम्स को रीविक्टिमाइज करता है, रीट्रॉमेटाइज करता है। कोई विक्टिम है जो पहले से परेशान है सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, अब एक बार आप फिर से उनकी डिग्निटी को हर्ट कर रहे हैं। सेक्शन 375 जो रेप से एसोसिएटेड है वो इस बात को साफ करता है कि कोई विमेन हैबिचुएटेड है सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर या फिर नहीं है। ये एक इररिलेवेंट जानकारी है इस सेक्शन 375 में जो मामले केस के रजिस्टर किया जाएंगे उस रेफरेंस में। तो कुल मिला के इस टू फिंगर टेस्ट की ना तो कोई रिलेवेंस है और ना ही इनको एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। दे आर स्टिल प्रेवलेंट, इन्हें रोका जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एसिक्लोफेनेक के बारे में है। इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी डिमांड किया है कि एसिक्लोफेनेक को बैन कर दिया जाए। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं कि जब किसी भी मवेशी को यह दवा दी जाती है तो वो दवा उस बोवाइन के या मवेशी के शरीर में जाने के तुरंत बाद ही डाइक्लोफेनेक में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर स्पेसिफिक केस लिया जा रहा है वाटर बफॉल है, उसका मेटाबोलाइज हो जाता है वो डाइक्लोफेनेक के तौर पे। और आपको पता होगा डाइक्लोफेनेक के बारे में आपने सुना होगा कि जो वल्चर्स हैं इनके मैसिव या मास डेथ का ये बहुत बड़ा कारण था। डाइक्लोफेनेक को तो बैन कर दिया गया लेकिन एसिक्लोफेनेक अभी भी यूज में है और एसिक्लोफेनेक अगर अल्टीमेटली जाकर डाइक्लोफेनेक बन जा रहा है तब तो ये खतरनाक है। जो एसिक्लोफेनेक है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसका इस्तेमाल वाटर बफेलोज को पेन से रिलीफ देने के लिए किया जाता है। ये प्रो ड्रग है डाइक्लोफेनेक का। प्रो ड्रग होने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी दवा जो मेटाबॉलिज्म के बाद कन्वर्ट हो जाए उस चीज में, मतलब एसिक्लोफेनेक शरीर में जाता है, पचता है और डाइक्लोफेनेक में कन्वर्ट हो जाता है ना खतरनाक। ये डाइक्लोफेनेक के जैसा ही बिहेव करने लगता है जब ये वाटर बफेलोज में यूज किया जाता है। तो डाइक्लोफेनेक यही दवा है जो एक समय ड्रामेटिक डिक्लाइन कॉज कर चुका है वल्चर्स की पॉपुलेशन का पूरे साउथ एशिया में। इसने वल्चर्स की 99% पॉपुलेशन को मार दिया। जो एसिक्लोफेनेक है वो वाटर बफेलोज में सेम थ्रेट्स क्रिएट करेगा वल्चर्स को जब वल्चर्स एक बार इन वाटर बफेलोज के ऊपर फीड करेंगे। वाटर बफेलोज को पेन किलर के तौर पे एक्लोफेनेक दिया जाता है। जैसे इंजेक्ट होता है बॉडी में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्लोफेनेक में। एसिक्लोफेनेक जो है इसके कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स भी हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मेलैक्सिकैम या फिर टोल्फेनेमिक एसिड। वल्चर एक्शन प्लान 2020-25 आया था जिसमें यह कहा गया कि कोई भी ड्रग जो टॉक्सिक है जिसे मेंशन किया जाता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, उसे वेटरनिटी यूज से बैन कर दिया जाए। मतलब ऐसा पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसे बैन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन एक बार गंगा रिवर में फिर से वापस आने लगी हैं क्योंकि गंगा के पानी की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। कैसे इंप्रूव हुई है? नमामि गंगा प्रोग्राम के माध्यम से इंप्रूव हुई है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करते हैं तो एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक मैमल है। साफ पानी में रहना पसंद करते हैं ये ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं पाते, अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं नेविगेट करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए। नेचर में आपको बहुत सारे सरप्राइज कर देने वाले जीव मिलेंगे। ये साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन है जो इंडस रिवर डॉल्फिन से अलग हैं। कुछ और भी डॉल्फिन की प्रजातियां हैं। जो इंडस रिवर डॉल्फिन है इसका भी जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। फर्दर जो गंगेस रिवर डॉल्फिन है ये बेसिकली आपको गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिलेंगी और उनके ट्रिब्यूटरीज में भी, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में आप इसे देख सकते हैं। जो गंगेस रिवर डॉल्फिन होती हैं इन्हें नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जा चुका है 2009 में इंडिया में। एक बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है 50% से ज्यादा, मतलब मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, दुनिया में जितनी भी रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा आपको बिहार में मिलेगा। इसीलिए देखिए, अब आपको मैंने एक की दे दी ना कि हाँ बिहार में
दुनिया की 50% पॉपुलेशन डॉल्फिन्स की मिल रही है। तो डॉल्फिन से लेकर अगर कोई इनिशिएटिव आपके सामने आए और बोला जाए कि ये किस राज्य में है, तो बिहार अगर ऑप्शन में है तो आप कंसीडर कर सकते हो कि बिहार में एक्वेटिक डॉल्फिन बहुत सारी मिलती हैं, रिवर डॉल्फिन, तो मतलब ये इनिशिएटिव वहां हो सकता है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती हैं ये फूड चेन में टॉप में आती हैं अगर आप रिवरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो, इसीलिए ये रिवर इकोसिस्टम के हेल्थ के इंडिकेटर के तौर पे यूज की जाती हैं। अगर ये वहां पे हैं मतलब रिवर इकोसिस्टम बढ़िया है, जैसे अभी हमने कहा कि पानी साफ हुआ है तो वापस आ रही है, गंदा होगा तो चली जाएंगी, अगर ये चली गई मतलब रिवर का इकोसिस्टम खराब है। IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। इसके अलावा क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स किए गए हैं डॉल्फिन को बचाने के लिए? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसमें हमने फ्रेश वाटर और मरीन डॉल्फिन्स जो ओशनिक डॉल्फिन्स होती हैं दोनों को ही बचाने का प्रयास किया है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसे बिहार के पटना में बनाया जा रहा है। क्यों बिहार में बनाया जा रहा है? क्योंकि इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ मिलती है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ये 60 किलोमीटर के स्ट्रेच में बनाया जा रहा है बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी आपको समझ में आ रहा है कि सब इनिशिएटिव बिहार में क्यों लिए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ इट्स मैसिव पॉपुलेशन। 1991 में इसे प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर डेजिग्नेट किया गया एंडेमिक जेनेटिक डॉल्फिन्स के लिए, गैंगेटिक नॉट जेनेटिक, ये गैंगेटिक है, ठीक है। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी की बात करते हैं। बिहार की जो सरकार है वो इंडिया की फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी मैमल्स के लिए बना रही है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, वही जो अभी हमने बात की विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। जो ऑब्जर्वेटरी है ये सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज के ऊपर बनाया जा रहा है, उसके नजदीक में ही, जहां पर हम गंगा नदी के आसपास इको टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल ऑपरेशन मेडल के बारे में है। लगभग 63 पुलिस ऑफिसर्स को जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्हें हाल ही में स्पेशल ऑपरेशन मेडल से नवाजा गया। यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल भी इसे कहा जाता है। 2022 के लिए ये अवार्ड्स दिए गए हैं। देखिए कई सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो बहुत रिस्की ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए, उनके काम को प्रेज करने के लिए 2018 में इस मेडल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इनमें ऐसे ऑपरेशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है जिनमें हाई डिग्री ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व हो और देश की सिक्योरिटी के लिए ऑपरेशंस बहुत जरूरी हों। ये कंट्री, स्टेट है या यूटी में किसी भी जगह हो सकते हैं और इनका सिक्योरिटी के ऊपर काफी लार्जर इंपैक्ट हो या सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो इन ऑपरेशंस का, इन्होंने हमें सुरक्षा दी हो, तो ऐसे ऑपरेशंस को एक्नॉलेज किया जाता है। पर्पज ये होता है कि जो अवार्ड होता है ये काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर एक्शन, आर्म कंट्रोल, नार्कोटिक स्मगलिंग के प्रिवेंशन और इसके ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। नॉर्मली 3 ऑपरेशंस ऐसे कंसीडर किए जाते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में किए गए हों और 5 स्पेशल ऑपरेशंस कंसीडरेशन में लिए जाते हैं ये मेडल देने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम के बारे में है। यूं तो देखिए दुनिया का हर देश क्लाइमेट को ऑब्जर्व करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ग्लोबल एंटिटी भी है जिसका नाम है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम। उन्होंने अभी एक डिक्लेरेशन रिलीज की है अपनी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम है वो फ्रजाइल बना हुआ है, इसे पैसे की जरूरत है, पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सिस्टम बढ़िया से काम नहीं कर पाएगा और सही जानकारियां कन्वे नहीं कर पाएगा। तब ऐसे ये जो अनइवन इंसिडेंट्स क्लाइमेट वाले होते रहते हैं ना, ये होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम, नाम से समझ में आ रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट को ऑब्जर्व करने वाली एक संस्था। ये को स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है जो लगातार ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट किए जाने की जरूरत है। अब को स्पॉन्सर है तो कौन स्पॉन्सर कर रहा है? कई सारे लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, IUC यूनेस्को, इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, यूएन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम और ISC, इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, ये सभी लोग मिलकर स्पॉन्सर करते हैं इस संस्था को। जो GCOC है यानी कि यही संस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन मेंटेन करती है इसेंशियल क्लाइमेट वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स वो टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से आप कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये सिस्टमेटिकली अर्थ के चेंजिंग क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते रहते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है उसके माध्यम से क्लाइमेट रिसर्च को असिस्टेंस मिलता है, मदद मिलती है और हम एडेप्टेशन मेजर्स भी अपना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हरित आयकर इनिशिएटिव के बारे में है। लगभग समझ में आ रहा है, हरित का मतलब होता है कि हमें ग्रीनरी को बढ़ावा देना है और आयकर इनिशिएटिव से समझ में आ जा रहा है कि ये टैक्स से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव होगा। तो सिंपल सी बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हरित आयकर इनिशिएटिव लॉन्च किया है नेशनल यूनिटी डे के मौके पे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या करेंगे ये, जो भी टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एरिया है, उसके आसपास ये खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे
ग्रीनरी को बढ़ावा देंगे और बाकी के पब्लिक प्लेसेस पर भी ये काम किया जाएगा। फर्दर डिपार्टमेंट लगातार डिग्निटरीज को वेलकम करेगा। जब ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके पोटेड प्लांट्स गिफ्ट किए जाएंगे। मतलब कुल मिला के ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते रहेंगे और ये माइक्रो फॉरेस्ट भी डेवलप करेंगे। और जो पहला माइक्रो फॉरेस्ट इनके द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा या किया गया है हाल फिलहाल में, वो अटारी बॉर्डर पे है पंजाब में। जो माइक्रो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे प्लांटेड फॉरेस्ट मतलब पौधे लगाकर फॉरेस्ट डेवलप किया जाता है और डेंसिटी को बहुत फोकस में रखा जाता है। क्योंकि आपको डेंसिटी को बढ़ावा देना है तो आप इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ प्लांट्स लगाते हो। जैसे नीचे आप ग्रासेस लगा दो, उसके ऊपर आप श्रब्स लगा दो, श्रब्स के ऊपर आप कैनोपी वाले पेड़ लगा दो, फिर ऊंचे पेड़ लगा दो, तो ऐसे खूब घना सा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से फॉरेस्ट डेवलप किए जाते हैं। देखिए, लगभग 8 से 9 महीने का समय लगता है इस प्रकार के माइक्रो फॉरेस्ट को केयर देनी पड़ती है। 8 से 9 महीने के बाद ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाते हैं, फिर आप छोड़ दो, वो अपने आप से खुद को मैनेज कर लेंगे। अब आइए रिवीजन कर लेते हैं। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जुलाई 2022 में यूनाइटेड नेशंस, रशियन फेडरेशन, चाइना और यूक्रेन इस पर सहमत हुए। हमने डिस्कस किया था। चाइना का नाम तो हमने कहीं नहीं लिया था ना, तो ये तो गलत हो गया। एसिक्लोफेनेक ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रो ड्रग है डाइक्लोफेनेक के लिए, ये बात तो सच है। हरित आयकर इनिशिएटिव ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए है, ट्रीज को प्लांट करके, सही बात। गैंगेटिक डॉल्फिन वल्नरेबल है, गलत है, इंडेंजर्ड है। तो हमारा आज का ये जो सेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? वैसे मैं आपको रोज ही बता देता हूँ। ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। वो सेशन के तुरंत बाद अपडेट कर दी जाती है। यू कैन हैव दैट इजीली। तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करके भी वहाँ पे जा सकते हो, या फिर ये जो क्यूआर कोड आपके सामने, आप इसको स्कैन करके भी चैनल तक पहुँच सकते हो। तो आप चैनल पर जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो करंट अफेयर्स को रिटेन करने में लंबे समय तक काफ़ी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते जाएंगे, रिटेन रहेगा। आपने लेक्चर सुना हुआ है तो एक बार अगर आप एक सर्टेन इंटरवल पे रिवीजन कर लेंगे तो आराम से याद रह जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।